Welcome student. Today we are going to discuss the transition metal carbon complexes. Transition metal carbon complexes क्या होते हैं? They comes under the category of the organometallic compounds which having transition metal carbon multiple bonds. मतलब यहाँ पे transition metal और जो carbon है उसके बीच में सिंगल बॉन्ड के बजाय मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, उस कैटेगरी में जो है आपका ट्रांजिशन मेटल कार्बन कॉम्प्लेक्सेस आता है। इसमें क्या होता है, मेटल और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जो ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्रिस्ट हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा कंपाउंड को सिंथेसाइज किया जिसमें कि कार्बन जो है मेटल के साथ मोर देन वन बॉन्ड से कनेक्टेड है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से कार्बन एटम जो मेटल से डायरेक्टली कनेक्ट है। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड जो होते हैं अब तक के सिंथेसाइज किए जा चुके हैं। जो फर्स्ट इसमें स्टेप लिया गया था दैट वाज बाय E.O. फिशर एंड ए मैसबॉल इन 1964। उन्होंने क्या किया था, कंपाउंड जिसमें मेटल और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसको सिंथेसाइज किया था इन 1964 में। कैसे उन्होंने उसको प्रिपेयर किया, उन्होंने मेटल कार्बोनिल लिया, उसको रिएक्ट कराया ऑर्गेनोलिथियम के साथ में, एंड देन they find out the this type of compound. You can see here metal tungsten and the carbon atom bearing the double bond in between. This is known as the transition metal carbon complex. इसका कैसे प्रिपरेशन है वो हम ड्यूरिंग द प्रिपरेशन देखेंगे, अभी मैं इसको डिस्कस नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा 1964 में जस्ट इसकी शुरुआत हुई थी, उसके बाद बहुत सारे कंपाउंड सिंथेसाइज किए गए और इसी के बेस पे दोबारा कुछ टाइम बाद जो है मेटल और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड का भी जो है फॉर्मेशन हुआ, जिसको हम मेटल कार्बाइन कहते हैं। ट्रांजिशन मेटल कार्बाइन कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है जिसको। ठीक है, सो बेसिकली हमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड है वो हमें डिस्कस करने हैं अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। आज हम जो मेटल और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड बनता है उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ट्रांजिशन मेटल कार्बन कॉम्प्लेक्सेस को सिंपली अल्काइलिडीन कॉम्प्लेक्सेस भी कहा जाता है। जब ये क्या होता है, इसमें मेटल और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनता है और जो आपका जो कार्बन लीगेंड है, यहाँ पे कार्बन लीगेंड फॉर्मेशन करता है मेटल के साथ बॉन्ड का। तो जो कार्बन लीगेंड है वो क्या है, डाइवेलेंट न्यूट्रल कार्बन एटम होता है। मतलब वो जो कार्बन एटम है वो न्यूट्रल नेचर का होता है और दो बॉन्ड वो बनाया हुआ होता है। ठीक है, तो कार्बन मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और 4 बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे जो लिगेंड है वो अपने 2 कोवेलेंट बॉन्ड बना के रखता है और 2 इलेक्ट्रॉन्स एज ए लोन पेयर इसके पास प्रेजेंट होते हैं। यू कैन सी हेयर इस फॉर्म में आपका जो है कार्बन प्रेजेंट होता है, कार्बन लिगेंड, ये आपका लिगेंड है, उसमें 2 लोन पेयर कार्बन पे प्रेजेंट है और साथ में उसमें 2 कोवेलेंट बॉन्ड R2 के साथ फॉर्म किए हुए हैं। ये इस तरह से भी एग्जिस्ट कर सकता है कि एक HR हो और दूसरा R हो जो कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, या दोनों H2 भी हो सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द कार्बन लिगेंड। कार्बन लिगेंड को जो है 2 तरीके से डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी इन द ऑर्बिटल्स। जो फर्स्ट कार्बन लिगेंड है दैट इज सिंगलेट कार्बन एंड अनदर इज ट्रिपलेट कार्बन। सिंगलेट कार्बन में क्या होता है, as you know, the hybridization of this the hybridization of the carbon is sp3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है लिगेंड का। तो इस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होता है आपको पता है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही कोवेलेंट बॉन्ड का ये फॉर्मेशन करता है। ऑर्बिटल कितनी बनी, यहाँ पे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनी। फॉर्मेशन ऑफ जो बॉन्ड कर रहा है वो विद द कोवेलेंट एटम 2 बॉन्ड्स की फॉर्म कर रहा है। तो इट मीन्स इसका एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है अभी भी मतलब विदाउट द बॉन्डिंग प्रेजेंट है, और इसके पास एक p ऑर्बिटल जो कि pz है वो कम्प्लीटली अनहाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ठीक है, ये कार्बन लिगेंड में प्रेजेंट होता है। अब जो आपका जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और जो आपके R ग्रुप है उनके साथ कंबाइन करके उन्होंने सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। लेकिन जो 2 ऑर्बिटल्स बच गए sp2 और 2pz, उसमें वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है रेस्ट ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड किए गए हैं उसके बेसिस पे जो कार्बन है वो 2 टाइप से है, सिंगलेट कार्बन एंड द ट्रिपलेट कार्बन। तो सिंगलेट कार्बन में क्या होता है, जो आपका हाइब्रिड sp2 ऑर्बिटल बच गया है एक, उसी में दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। हाइब्रिड sp2 ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और उसकी जो वैकेंट अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली वैकेंट रहती है, 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल। और इधर उन्होंने एक sp2 को यूज़ करके x के साथ बॉन्ड बनाया और एक sp2 को यूज़ करके y के साथ बनाया। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर हम एंगल की बात करें एक्स सी वाई की, इस एंगल की बात करते हैं, तो ये एंगल वैसे तो नॉर्मली 120 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। इस तरह से जब लिगेंड अटैच होते हैं तो उसमें जो ये एंगल होता है 120 का होता है। बट इन दिस केस क्या होता है, ये एंगल 120 का ना होकर के 100 to 115 है। इसका रीज़न क्या है कि ये जो दो लोन पेयर प्रेजेंट है, ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड एंगल है वो इनसाइड मूव कर जाता है और वो श्रिंक हो जाता है, 100 to 115 डिग्री वो लाई करता है ड्यू टू द लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। नेक्स्ट क्या होता है इसमें, हम इसको सिंगलेट कार्बिन क्यों कहते हैं, तो सिंगलेट कार्बिन कहने का इसका रीज़न है बिकॉज इसकी जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आती है वो 1 आती है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द सिंगलेट। क्या करते हैं हम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर फाइंड आउट करते हैं। उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, जो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होती है उसको हम सम करते हैं, समेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी वहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका सम क्या होगा, हाफ प्लस माइनस हाफ। तो सम क्या आया, स्पिन एंगुलर मोमेंटम का 0 आया। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है 2s + 1। इसमें s की वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 1। तो 1 जब भी आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी आती है उस चीज़ को कहा जाता है सिंगलेट स्टेट। तो इसीलिए ये जो कार्बन लिगेंड है, अगर इस तरह का इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, sp2 फील्ड ऑर्बिटल होती है, तो उस केस को हम कहेंगे सिंगलेट कार्बन। अदर जो टाइप होता है दैट इज ट्रिपलेट कार्बन। इसमें क्या होता है, आपका जो वैकेंट एटॉमिक 2p-z ऑर्बिटल था, एक इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन जो है आपका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा। तो यहाँ पे जब हम स्पिन निकालेंगे तो स्पिन क्वांटम नंबर निकालेंगे तो वो आएगा यहाँ पे एस क्या होगा, यहाँ पे ये भी प्लस हाफ और ये भी प्लस हाफ, तो प्लस हाफ ऐड होके एस का वैल्यू आ जाएगा 1। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी जब करेंगे हम इसका तो आएगा 2 × 1 + 1 = 3। तो यहाँ पे 3 जब आता है तो उसको ट्रिपलेट स्टेट कहा जाता है। तो दैट्स वाई दिस कार्बिन टाइप इज ट्रिपलेट कार्बिन। तो इस तरह से इसको ट्रिपलेट कार्बन कहा जाता है। बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करें, दो इसके जो डाइवेलेंट एटम्स हैं एक्स एंड वाई, तो उनका जो बॉन्ड एंगल होता है वो इस केस में 130 to 150 डिग्री आता है। 120 से ये भी रिड्यूस्ड है, लेकिन अपर वाले केस में 100 to 115 ज़्यादा रिड्यूस हो गया था 120 से, इसमें इसके कंपैरेटिवली कम होता है। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ठीक है। तो वहाँ पे जो रिपल्शन हो रहा था बॉन्ड पेयर लोन पेयर का, वो 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहा था, जिससे वजह से रिपल्शन ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। और यहाँ पे जो रिपल्शन आएगा वो एक लोन पेयर की वजह से आएगा, जो कि एक लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन 2 लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ लोन पेयर एंड द बॉन्ड पेयर में कंपैरेटिवली कम होगा, दैट्स वाई ये बॉन्ड एंगल थोड़ा सा ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और एक बॉन्ड पेयर में रिपल्शन है, दैट्स वाई ये 120 से तो रिड्यूस फॉर्म में ही प्रेजेंट मिलेगा, ठीक है। ये सारी बातें इसके बारे में हैं, 2 लिगेंड जो होते हैं हमारे। अब अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो जो आपका सिंगलेट कार्बन और ट्रिपलेट कार्बन में से ट्रिपलेट कार्बन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है दैन दैट ऑफ सिंगलेट कार्बन। उसकी जो स्टेबिलिटी होती है 42 किलोजूल पर मोल ज़्यादा होती है। मतलब जो आपका ट्रिपलेट कार्बन है उसकी जो एनर्जी होती है वो सिंगलेट कार्बन से 42 किलोजूल पर मोल कम होती है, ठीक है। तो आपका जनरली जो आपका कंपाउंड है वो ट्रिपलेट अगर कार्बन होगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। और इसको कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है कार्बन को, तो यहाँ पे हमें कार्बन प्रिपरेशन मेथड हम देख रहे हैं। यहाँ पे डायज़ोमीथेन यहाँ पे है, इसको जब सनलाइट और थर्मली हीट कराया जाता है तो ये जो है N2 है वो एज ए गैसेस फॉर्म रिलीज हो जाता है, और जो कार्बन है वो इन द फॉर्म ऑफ कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब ये दोनों कार्बन इलेक्ट्रॉन्स अगर एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है तो ये सिंगलेट है, और इस तरह से अगर ये अलग अलग दिखाए हुए हैं इट मीन्स ये ट्रिपलेट कार्बन है। तो पहले आपका कंपाउंड जनरली सिंगलेट कार्बन बनता है, बाद में वो अपना स्टेबल टी गेन करने के लिए ट्रिपलेट कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर डाइक्लोरोकार्बन की बात करें, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो CH2 जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे एज ए एटम प्रेजेंट है यहाँ पे। अगर हम इस H को रिप्लेस कर दें 2 क्लोराइड के साथ में तो ये क्या बन जाएगा, डाइक्लोरोकार्बन। डाइक्लोरोकार्बन के केस में जो सिंगलेट स्टेट होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है दैन दैट ऑफ ट्रिपलेट। उसका रीज़न क्या है कि इसके पास क्लोरीन के पास बहुत सारे लोन पेयर होते हैं। वो लोन पेयर जो है इसकी वैकेंट ऑर्बिटल sp2 में दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, उस वैकेंट p ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है, जिससे उस क्लोरीन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का प्रेजेंस हो जाता है, और जिससे एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर भी डेवलप होता है। तो ये इसको इसकी स्टेबिलिटी को इन्हांस कर देता है।
तो डाइक्लोरोकार्बन के केस में सिंगलेट कार्बन इज स्टेबल, और इन केस ऑफ द अदर जिसमें कि लोन पेयर कंटेनिंग इस तरह का स्पीसीज प्रेजेंट नहीं है, उस केस में ट्रिपलेट कार्बन विल बी मोर स्टेबल। तो अगर सिंगलेट कार्बन फॉर्म भी हो रहा है तो वो किसी न किसी तरह उसको ट्रिपलेट कार्बन में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो कार्बन होता है वो फ्री स्टेट में हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली रिएक्टिव होता है वो, तो दैट्स वाई वो क्या होता है मेटल के साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और वो हाईली रिएक्टिव होने की वजह से मेटल के साथ जो बॉन्ड बनाता है वो बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनता है। एक तो डबल बॉन्ड बनता है, ऊपर से जो उसका नेचर है वो हाईली रिएक्टिव होने की वजह से अपने आप को स्टेबिलिटी में जल्दी से डालने की वजह से उसका जो बॉन्ड बनता है वो ज़्यादा स्टेबल बनता है, एनर्जेटिकली काफ़ी फेवरेबल होता है। तो डिसोसिएशन जो होना होता है, जो एक बार मेटल कार्बन बन गया तो उसका जो डिसोसिएशन होता है वो एनर्जेटिकली अनफेवरेबल होता है, बहुत कंडीशन प्रोवाइड करने के बाद जो होता है उसका डिसो। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन कॉम्प्लेक्सेस। तो जो कार्बन कॉम्प्लेक्सेस है वो 2 टाइप से उनको क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट इज हेट्रोन्यूक्लियर कार्बन कॉम्प्लेक्सेस। हेट्रोन्यूक्लियर कार्बन कॉम्प्लेक्सेस में जो जनरल टाइप होता है उसका इस तरह से होता है LNM CR डैश। जो LNM क्या है, जो मेटल एटम है उसके साथ जो अदर लिगेंड लगे होते हैं अदर देन द कार्बन, वो लिगेंड होते हैं LN। उसके बाद जो आपका कार्बन कार्बन है, दिस इज कार्बन कार्बन, और इसके पास ये किस तरह से होता है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसके बाद ये अपने 2 इसके पास एटम्स होते हैं जिसके साथ इसने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया होता है, ठीक है, इसके सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो ये जो R और R डैश है, इट मीन्स ये R और R डैश डिसाइड करेगा और कि आपका जो कार्बन कॉम्प्लेक्स है वो कौन सा है। अगर ये R और R डैश क्या होंगे, अलग अलग होंगे, तो ये क्या होगा, हेट्रोन्यूक्लियर कार्बन कॉम्प्लेक्स होगा। और ये R और R डैश सेम होंगे, या तो हाइड्रोजन या ऑर्गेनिक कोई कंपाउंड, ठीक है, अल्काइल अराइल इस तरह से, तो ये क्या होंगे, होमोन्यूक्लियर। लेकिन अगर ये R एक R सपोज H है और दूसरा कोई हेट्रोएटम कंटेनिंग ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे, तो उस केस में क्या होंगे, ये R दोनों अलग हो जाएंगे और उसको हेट्रोन्यूक्लियर कार्बन कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा, जब वो मेटल से बाइंड कर जाएगा। जो हेट्रोन्यूक्लियर कार्बन कॉम्प्लेक्सेस है उसको साइंटिस्ट के नेम बेस्ड पे उसको फिशर टाइप कार्बन कहा जाता है, बिकॉज इसकी डिस्कवरी फिशर जो हमारे साइंटिस्ट है उन्होंने की थी, इसीलिए इसको फिशर टाइप कार्बन कहा जाता है। इस टाइप की कार्बन की कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखें तो क्या होता है, इसमें जो कार्बन कार्बन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर का होता है। जो ये कार्बन कार्बन है दैट इज इन इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, मतलब इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है। जो इसके पास मेटल होती है वो लो इन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी अच्छी होती है। ये जो कंपैरेटिवली मोर स्टेबल होते हैं, कंपैरेटिवली मोर स्टेबल से मतलब हम किससे डिस्कस कर रहे हैं, दूसरी जो कार्बन है उससे हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। दे आर फॉर्म्ड बाय द सिंगलेट कार्बन विच बिहेव्स एज 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर। जो ये इसमें जो कार्बन है, जो कार्बन के हमने 2 टाइप पढ़े थे उसमें से जो सिंगलेट कार्बन है वो यहाँ पे इन टाइप के कॉम्प्लेक्सेस में प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे जो R और R डैश है उसमें एक जो R होगा वो जो है उसमें जो ग्रुप प्रेजेंट होंगे वो एटलीस्ट 1 हेट्रोएटम कंटेनिंग ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट होगा, लाइक NH2 NMe2 OR, ठीक है, इस तरह के ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट होंगे जिसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर कंटेनिंग एटम जो होगा वहाँ पे वो कार्बन से अटैच्ड होगा, ठीक है। तो और मेटल के साथ में जो अदर एलन लिगेंड्स लगे हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लिगेंड्स होते हैं, पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जो मेटल होगी वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी, साथ में जो लेट ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो इनका फॉर्मेशन करते हैं, वहाँ पे वो मेटल यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन कॉम्प्लेक्सेस, फिशर टाइप कार्बन कॉम्प्लेक्सेस की हमने कैरेक्टरिस्टिक देखी। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे इसमें हम जो डिस्कस कर रहे थे कि कार्बन कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, तो यहाँ पे देखो क्या होता है, मेटल और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, बिकॉज ये कैसे ड्राइव होता है, मेटल कार्बोनिल से ये ड्राइव होता है। तो मेटल और कार्बोनिल के बीच में मैंने आपको बॉन्डिंग में समझाया था मेटल कार्बोनिल के किस तरह से मेटल कार्बोनिल का बॉन्डिंग होता है, ठीक है। तो ये जब बॉन्ड टूट जाता है तो ये तो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन लिगेंड में, और ये आपका एज इट इज़ डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो ये जो, या फिर हम कहें कि मेटल कार्बन, मैंने अभी आपको समझाया कि वो डबल बॉन्ड फॉर्म करता है मेटल के साथ में, तो ये आपका कार्बन कॉम्प्लेक्स हो गया सपोज, और इसके साथ ये सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं R और R डैश, ठीक है। तो होता क्या है कि ये किस तरह से एग्जिस्ट कर सकता है, इस तरह की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर भी बना सकता है। अभी मैंने बताया ना, मेटल इज इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट, ये जो इलेक्ट्रॉन है अगर इधर चले गए तो मेटल विल गेट नेगेटिव चार्ज, और मेटल नेगेटिव चार्ज गेन करता है तो उसके पास जो एलन एक्सेप्टर लिगेंड है वो उस चार्ज को डिस्पर्स करके उसको स्टेबल बना देते हैं। कार्बन कार्बन विल गेट द पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को कौन ओवरकम करेगा, जो इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट लगा है, हेट्रोएटम कंटेनिंग जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है उसके पास लोन पेयर होगा, वो लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा और वो इस कार्बन कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को थोड़ा कम कर देता है,
इस तरह का रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फिर अराइज होगा। ये आर भी इस तरह से इलेक्ट्रॉन दो सकता है, अगर इस आर के पास हेटेरोएटम है तो ये भी इस तरह से डोनेट कर सकता है, इस तरह का रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन सकता है। सो दिस इज अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेटेरोन्यूक्लियर और फिशर टाइप कार्बन कॉम्प्लेक्सेस, या फिर हम इसको सिंगलेट कार्बन कॉम्प्लेक्सेस भी कह सकते हैं, बिकॉज इसमें जो कार्बन लिंकेड होता है वो सिंगलेट स्टेट में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज होमोन्यूक्लियर कार्बन कॉम्प्लेक्सेस, बेसिकली इनको एल्काइलिडीन कहा जाता है। जब अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए एल्काइलिडीन में बॉन्डिंग एक्सप्लेन करिए या स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करिए, प्रिपरेशन एक्सप्लेन करिए, तो आपको जो श्रोक टाइप जो हम दूसरा डिस्कस करने वाले हैं होमोन्यूक्लियर कार्बन कॉम्प्लेक्सेस है, उनके सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है। ठीक है, अगर फिशर टाइप अगर पूछा होगा, हेटेरोन्यूक्लियर पूछा होगा, तो वो नाम से आपसे पूछेंगे, फिर आपको उसको एक्सप्लेन करना है। तो होमोन्यूक्लियर कार्बन कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, इसका जो जनरल स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है LNMCrR2। ये जो R है यहाँ पे, ये इनमें कोई खास डिफरेंस नहीं होता, हाइड्रोजन या ऑर्गेनिक कंपाउंड इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, दोनों हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, एक और हाइड्रोकार्बन और एक हाइड्रोजन हो सकता है, या दोनों हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ये R प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ कार्बन, जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा सी के साथ में 2 pH रिंग लगी है एक। ठीक है, तो ये 2 pH यानी 2 सिंपल R ग्रुप लगे हैं, कोई हेटेरोएटम इनके साथ प्रेजेंट नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये जो कार्बन कार्बन होता है ये न्यूक्लियोफिलिक in नेचर का होता है। ठीक है, इस तरह का बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है मेटल और कार्बन के बीच में। और इसकी रिजेम्बलेंस कैसे होती है, जो आपका विटिग रिएजेंट होता है R3P डबल बॉन्ड CH2, उसमें भी क्या होता है, मेटल होती है। ठीक है, मेटल क्या है, फॉस्फोरस मेटल प्रेजेंट है, Ln की जगह पे यहाँ R3 प्रेजेंट है और डबल बॉन्ड CH2 होता है विटिग रिएजेंट में। सो दिस जो आपकी कार्बन कॉम्प्लेक्स है ये दिस इज सिमिलर टू द विटिंग रिएजेंट। अब हम देखते हैं कि इसमें मैंने अभी बताया आपको कि ये न्यूक्लियोफिलिक in नेचर होता है, तो मेटल जो होती है इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर होती है, उस पर ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है ज़्यादा होती है। इसके साथ जो अदर एलन लिगेंड्स लगे हों ये सिग्मा डोनर होते हैं, मतलब पाई डोनर तो ये होते नहीं है बिल्कुल भी, ना पाई एक्सेप्टर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह का ये यहाँ पे लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, ओनली सिग्मा डोनर कैटेगरी में आते हैं। अब क्या होता है यहाँ पे, जब कार्बन कार्बन जो है ये किस तरह से न्यूक्लियोफिलिक नेचर का बिहेव करता है, जो मेटल है उससे अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा खींचने की कैपेसिटी रखता है। उसका रीज़न क्या है कि मेटल का और कार्बन का जो हम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी देखते हैं, तो कार्बन के ऊपर जो होती है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है देन मेटल। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको कार्बन अपनी तरफ लेके कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और मेटल पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। ठीक है, दैट्स वाई हमने इसको बोला कि कार्बन कार्बन ऑफ होमोन्यूक्लियर इज न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर एंड मेटल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर। वो जो हमने फिशर टाइप पढ़ा है उसमें भी कार्बन और मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो ऐसा ही होता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, उस कार्बन के साथ में क्या होता है, फर्दर ओ या एन हेटेरोएटम भी अटैच होता है। वो क्या करता है, मेटल से इसने मेटल और कार्बन के बीच में डिस्कस करें तो इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा बिकॉज दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन फिर इसके साथ और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी अटैच होते हैं जो इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेते हैं अपनी तरफ। ठीक है, जिससे ये डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए जो हेटेरोन्यूक्लियर कार्बन है उसका कार्बन जो होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है बिकॉज उसके साथ कोई हेटेरोएटम अटैच होता है। लेकिन जो आपका होमोन्यूक्लियर कार्बन है वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर होता है बिकॉज मेटल से वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेता है और फर्दर उससे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने वाला सब्सटीट्यूएंट उस पर प्रेजेंट नहीं होता। दैट्स वाई दिस इज न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, यहाँ पे हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द This is all about the characteristic of the homonuclear and heteronuclear carbon complexes. Homonuclear को हम शो कार्बन कहते हैं on the basis of the name of the scientist, डिस्कवरी ऑफ द साइंटिस्ट। जो इलेक्ट्रॉन काउंट होता है इन दोनों कार्बन का, तो जो फिशर कार्बन होती है या हेटेरोन्यूक्लियर कार्बन होती है वो कोवेलेंट मेथड में 2 इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करती है, श्रो कार्बन भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करती है। आयनिक मेटल में मेथड से अगर काउंट करें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का काम करती है फिशर कार्बन, श्रो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम करती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो श्रो कार्बन कॉम्प्लेक्सेस है वो अर्ली ट्रांजिशन मेटल जो होती हैं वो फॉर्म करती हैं, और इसमें जो कार्बन प्रेजेंट होती है, कार्बन लिगेंड जो प्रेजेंट होता है वो ट्रिपलेट कार्बन लिगेंड प्रेजेंट होता है, यानी जो 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन है वो 2 अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहता है और एक वैकेंट 2pz ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इसके साथ जो 2 मैंने बता दिया आपको, जो मेटल एटम होती है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, जनरली 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है, 18 नहीं होती है, वो 16 या 16 से लेस देन होती है।
अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। जो पहले हम फिशर कार्बन कॉम्प्लेक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम इसके जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ फिशर कार्बन देखेंगे, एंड इन द लास्ट हम उसकी कुछ रिएक्शंस देखेंगे कि वो किस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो देती है। तो फर्स्टली प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं हम उसको, मेटल कार्बोनिल से प्रिपेयर कर सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट कंपाउंड था वो इसी मेथड से प्रिपेयर किया गया था फिशर कार्बन का 1964 में। यहाँ पे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल लिया, मेटल कार्बोनिल लिया, उसका रिएक्शन कराया ऑर्गेनोलिथियम मिथाइल लिथियम के साथ। तो मैंने आपको बताया ये इस तरह से एग्जिस्ट कर सकता है और इस तरह से भी रह सकता है मेटल कार्बोनिल। यहाँ पे इसमें क्या होता है, आर इज नेगेटिव ग्रुप एंड एल इज पॉजिटिव ग्रुप। तो आर जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। या फिर हम इस वाली स्टेट पे अटैक करा के देखते हैं तो ज़्यादा सिंपली होगा आपको समझ में। इस कार्बन पे अटैक करेगा तो दो पॉसिबिलिटी है, सी आर और सी का बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है और सी और ओ का बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है। जब सी आर और सी का बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस सी आर पे नेगेटिव चार्ज आएगा, जो कि इस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड, उस चार्ज को डिस्पर्स कर देंगे, ठीक है। और जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर 1 में। यू कैन सी हेयर, ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। इसमें आपका जैसे ही इस पे आपका आर ग्रुप अटैक करेगा, जो नेगेटिव चार्ज उधर चला जाएगा। अब ये दो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो कर सकता है। जैसे ही वापस इस पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये ओ नेगेटिव जो बॉन्ड है, जो सी और ओ का बॉन्ड है, वो कन्वर्ट हो जाएगा ओ नेगेटिव फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे ये दूसरा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर भी इसमें बन सकता है। दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी वहाँ पे राइज करती है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, फेवरेबल ये होता है नीचे वाला, बिकॉज ओ नेगेटिव जो होता है, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो वो ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाता है, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो वो इलेक्ट्रॉन को कैरी कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि जब इसने ये ओ नेगेटिव आया, अब इस ओ नेगेटिव को कैसे डिस्पर्स किया जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे LiCH3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सॉरी, फिर हम इसको फर्दर रिएक्ट कराएंगे। जो ओ नेगेटिव क्रिएट होगा उसको अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट कराया जाता है। अल्काइल हैलाइड में क्या होगा, जो आर ग्रुप होगा वो आर पॉजिटिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बिकॉज हैलोजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कैरेक्टर रखता है तो डेल नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। तो यहाँ से क्या होता है, अब आर पॉजिटिव फॉर्म में इस ओ नेगेटिव के साथ अटैच हो जाएगा और OCH3 का फॉर्मेशन करेगा। अब आप देख पा रहे हो जो मैंने फिशर कार्बन में सब्स्टिट्यूएंट का कैरेक्टरिस्टिक बताया था, ये वैसा ही है। एक आर प्रेजेंट है और एक आर डैश प्रेजेंट है, मतलब दोनों आर अलग अलग है, एक हेट्रो एटम इसमें प्रेजेंट है एटलीस्ट। तो दिस इज द फिशर टाइप कार्बन कॉम्प्लेक्स। इस तरह से इसको प्रिपेयर किया जा सकता है मेटल कार्बोनिल से। उसके बाद दूसरा मेथड है इसका, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन द कोऑर्डिनेटेड साइट, आइसोसाइनेट। जो आइसोसाइनाइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उसमें स्ट्रक्चर कैसे होता है। जैसे ये आपको आइसोसाइनाइड का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिखाई दे रहा है, इसमें जो बॉन्डिंग है वो कैसे है, C डबल बॉन्ड NPH, इस तरह से है। ये इसमें दिखाया वो नहीं है, प्लेटिनम और कार्बन के बीच में जो है डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा यहाँ पे। तो होता क्या है यहाँ पे कि आपका जो बेस है वो यहाँ पे जाके एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ETOH जो है इसमें क्या होगा, OET ग्रुप विल बी एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो ये इसके ऊपर जाके अटैक करेगा। जब ये इस पर अटैक करता है तो ये वाला बॉन्ड जो होता है नाइट्रोजन के ऊपर आ जाता है। ऐसे भी जा सकता है लेकिन नाइट्रोजन वाला मोर फेवरेबल रहेगा बिकॉज इट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। तो फिर क्या होगा यहाँ पे, जब इस तरह से यहाँ पे तो आपका OET अटैच हो गया, एक सब्स्टिट्यूएंट कार्बन कार्बन पे आ गया। दूसरा जो नाइट्रोजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आया है, ये जो ETOH था इसमें से जो H पॉजिटिव रिलीज हुआ था उसको ये गेन करके NH में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप नीचे आपको देख पा रहे हो इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो कैसा होता है। दिस इज द प्रोडक्ट, जिसमें आपका ये वाला बॉन्ड एज इट इज रहा मेटल और कार्बन का, और जो इधर आके आपका OET लग गया और नाइट्रोजन के साथ में H और अटैच हो गया। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, दो हेट्रो एटम प्रेजेंट है। मैंने कंडीशन में क्या बताया था, एटलीस्ट 1 हेट्रो एटम सब्स्टिट्यूएंट जो होता है उस पर प्रेजेंट होना चाहिए। दोनों हेट्रो एटम भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये वाला जो कंपाउंड है इसमें दोनों हेट्रो एटम प्रेजेंट है कार्बन कार्बन के ऊपर, जो कि इसको मोर इलेक्ट्रो डेफिशिएंट बना रहे हैं, बिकॉज नाइट्रोजन भी इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है अपनी तरफ से और ऑक्सीजन भी इसको खींच रहा है। दैट्स वाई जो ये कार्बन कार्बन है ये हाईली इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं मेथड क्लीवेज ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन। जो इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन है वो इस तरह का एल्कीन होता है जो हाईली सब्सटीट्यूटेड होता है विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, जिसके पास लोन पेयर होते हैं।
जो इसकी डबल बॉन्ड कैरेक्टर को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, इनका क्लीवेज कैसे होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कार्बोनिल का क्लीवेज होता है, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है और इसके प्लेस पे ये मेटल के साथ जाके अटैच हो जाती है। ठीक है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, जब इस बॉन्ड को हम तोड़ेंगे तो 2-2 इलेक्ट्रॉन ईच कार्बन कैरी करेगा, तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एज अ कार्बन कॉम्प्लेक्स में, कार्बन लिगेंड में कन्वर्ट हो जाता है। और तो ये कार्बन लिगेंड क्या करता है? मेटल को अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो ये जो ऑलरेडी कार्बोनिल कंपाउंड था, इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएंगे, तो ये अपना एक CO को सब्सटीट्यूट कर देता है यहाँ से। बाय द सब्सटीट्यूशन ऑफ 1 लिगेंड फ्रॉम द मेटल कार्बोनिल, जो ये आपका क्लीवेज होने के बाद जो लिगेंड क्रिएट हुआ है वो मेटल के साथ अटैच हो जाता है, और ये जो लिगेंड है ये कार्बन लिगेंड है, तो कॉम्प्लेक्स जो बनेगा वो मेटल कार्बन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। साथ में जो इसके साथ सब्सटीट्यूएंट लगे हैं वो 2 नाइट्रोजन है, हेटेरोएटम है, तो ये फिशर टाइप को फॉर्म कर रहा है। अगर हम FeCO के साथ 5 के साथ रिएक्शन कराएं तो FeCO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, एक CO को सब्सटीट्यूट कर देगा। ठीक है, इस तरह से अगर हम इसका जो कार्बन क्रिएट हुआ है क्लीवेज ऑफ एल्कीन से, अगर उसका रिएक्शन हम इस कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स से कराएंगे तो उस केस में यहाँ पे से 2 या फिर एक PET3 जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो एक PET3 को रिमूव कर देगा, सब्सटीट्यूट कर देगा जब ये लिगैंड इस मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज द एब्स्ट्रक्शन ऑफ हाइड्राइड फ्रॉम द अल्फा कार्बन ऑफ ट्रांजिशन मेटल। जो ट्रांजिशन मेटल के साथ जो एल्काइल लगा है उसका अगर अल्फा हाइड्रोजन अगर हम सब्सटीट्यूट कर दें, कोई ट्रांजिशन मेटल एल्काइल कॉम्प्लेक्स है, उसके साथ जो एल्काइल ग्रुप लगा है उसके अल्फा हाइड्रोजन का अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल जो है एब्स्ट्रक्शन करा ले, तो उस केस में ये क्या करेगा? इलेक्ट्रोफाइल जब एब्स्ट्रैक्ट होगा तो ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए मेटल की जो फील्ड ऑर्बिटल्स है वहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए जाएंगे इस बॉन्ड के टुवार्ड्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। इसको हम मेटल डबल बॉन्ड से क्रिएट होगा, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अगर R यहाँ पे कोई आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम हेटेरोएटम प्रेजेंट है तो ये फिशर कार्बन बनेगा। अदरवाइज इससे अगर ये R कोई सिंपल ग्रुप प्रेजेंट है H या R, तो यहाँ पे स्ट्रोक कार्बन, दोनों के लिए ये मेथड यूजफुल है फॉर द प्रिपरेशन। नेक्स्ट इज द बाय ट्रीटमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, ये पे यहाँ पे जो इस बुक में दिखा है वो थोड़ा एरर है, बिकॉज ये CH2 कार्बन को जनरेट करेगा जो कि एक सिंपल कार्बन लिगेंड है, और जब ये मेटल को डोनेट करेगी तो इस तरह से कार्बन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। लेकिन यहाँ पे जो कार्बन के साथ जो हेटेरोएटम्स नहीं है कोई भी प्रेजेंट, तो ये जो है स्ट्रोक कार्बन है। ठीक है, दिस इज़ नॉट अ फिशर कार्बन कॉम्प्लेक्स, दिस इज अ प्रिपरेशन ऑफ स्ट्रोक कार्बन कॉम्प्लेक्स। अगर यहाँ C की जगह H की जगह पे कोई R ग्रुप हेटेरोएटम प्रेजेंट होता देन इट विल बी द फिशर कार्बन। नेक्स्ट वी डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन द फिशर कार्बन। तो ये आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मोर देन 150 फिशर कार्बन कॉम्प्लेक्सेस क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो हैं वो वहाँ पे डिटरमाइन किए जा चुके हैं बाय द मोर देन 150 फिशर कार्बन कॉम्प्लेक्सेस जो हैं डिटरमाइन किए जा चुके हैं बाय वेरियस टेक्निक्स। तो यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिया है पेंटा कार्बोनिल क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है, जिसमें आपका कार्बन लिगेंड प्रेजेंट है। इसका जो अगर CR और C के बीच की बॉन्ड लेंथ हम देखें तो ये 2.16 एंगस्ट्रोम है। ठीक है, और हम देखें कि इस पे जो हेटेरोएटम अटैच है उसका बॉन्ड लेंथ 1.31 एंगस्ट्रोम है विद द कार्बन एटम, लेकिन जो दूसरा अदर देन हेटेरोएटम प्रेजेंट है उसका बॉन्ड लेंथ क्या है? 1.50। ये बॉन्ड लेंथ बड़ी है हेटेरोएटम वाले बॉन्ड से, बिकॉज उसका रीज़न क्या है? हेटेरोएटम क्या करता है? अपना इलेक्ट्रॉन लोन पेयर जो है उसके पास जो लोन पेयर होता है उसको कार्बन की वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे वहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रेजेंट हो सकता है। डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सिंगल बॉन्ड लेंथ से ऑलवेज शॉर्ट होती है, इसीलिए दोनों एटम्स की जो दोनों यहाँ पे सब्सटीट्यूएंट ऑन द कार्बन कार्बन प्रेजेंट है उनकी कार्बन कार्बन से बॉन्ड लेंथ अलग अलग आती है। ठीक है, और इसके अलावा दूसरा एग्जांपल है जिसमें जो हेटेरोएटम आपका सब्सटीट्यूएंट जो प्रेजेंट है दैट इज़ OMe। तो OMe की जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो भी देखो, दूसरा जो नॉर्मल एटम है ग्रुप है उससे अलग है। ये 1.32 है, ये 1.53 है। ये सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है, ये सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की इंटरमीडिएट बॉन्ड लेंथ है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है। इस वाले से इस वाले की बॉन्ड लेंथ थोड़ी बड़ी है। इसका रीज़न क्या है कि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर आसानी से डोनेट कर सकता है इसकी ऑर्बिटल में, लेकिन ऑक्सीजन जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से डोनेशन जो होगा वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा ज़रूर, बट थोड़ा कम होता है। दैट्स वाई इसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी बड़ी होती है नाइट्रोजन के केस से। यहाँ पे क्या होता है इसके स्ट्रक्चर में, जो ये वाला यूनिट है मेटल
और मेटल के बाद जो कार्बन है वो, और कार्बन के साथ जो लिगेंड अटैच हैं, सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो कार्बन पे, इतना जो पार्ट होता है वो प्लेनर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जो मेटल के साथ अदर लिगेंड होते हैं वो नॉन प्लेनर फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन वो प्रेजेंट हो सकते हैं, बट मेटल कार्बन लिगेंड और उसके साथ लगे सब्स्टिट्यूएंट जो सारे वो प्लेन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो एमसी बॉन्ड डिस्टेंस जो होती है वो भी शॉर्ट होती है, सिंगल बॉन्ड के से उसमें जो बॉन्ड लेंथ आती है वो शॉर्ट आती है। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ सी आर और सी के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो हेटेरो एटम होते हैं वो क्या करते हैं कि कंपटीशन शो करते हैं विद द मेटल एटम। अभी हम बॉन्डिंग में डिस्कस कर लेते हैं। चलो, बॉन्डिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है, आपको पता है ये फिशर कार्बिन में जो कार्बिन लिगेंड होता है वो सिंगलेट कार्बिन लिगेंड होता है। इट मीन्स इसके 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। तो इसका जो फिल्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है कार्बन का वो ओवरलैप करता है विद द वैकेंट d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द कंपाउंड, मेटल कंटेनिंग कंपाउंड। इसके ओवरलैपिंग से यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक CR3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, मेटल के पास फील्ड 3D ऑर्बिटल्स होती हैं। वो क्या करती है, क्रोमियम के पास सॉरी ये यहाँ पे क्रोमियम नहीं है, कार्बन है, मिस प्रिंटिंग है। कार्बन के पास वैकेंट, कंप्लीटली वैकेंट 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल है। वहाँ से क्रोमियम के अपने 2 इलेक्ट्रॉन फील्ड ऑर्बिटल से इस वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर देता है, जिससे CR3 बैक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इस तरह से। लेकिन ये बैक पाई बॉन्ड कम्प्लीटली बैक पाई बॉन्ड नहीं होता, डबल बॉन्ड यहाँ राइज नहीं होता CR और C के बीच में। उसका रीज़न क्या है, इसके साथ जो अटैच्ड हेटेरो एटम है उसमें भी लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे कंपटीशन होता है। ये हेटेरो एटम भी इस कार्बन पे जो वैकेंट ऑर्बिटल है उसमें अपना लोन पेयर ट्रांसफर कर सकता है और ये मेटल भी ट्रांसफर कर सकती है। तो इन दोनों में कंपटीशन होने की वजह से यहाँ पे कंप्लीट बैक पाई बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आता। ये इस तरह से ओवरलैप करता है हेटेरो एटम इस वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन के साथ में, और इस तरह से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कराने की कोशिश करता है। ये जो बॉन्ड बनता है पी पाई बॉन्ड बनता है, बिकॉज ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल में ही लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं और कार्बन की पी ऑर्बिटल में ही ट्रांसफर किए जाते हैं। तो ये पी पाई बॉन्ड बनता है। और जो मेटल के साथ बॉन्ड बनता है वो मेटल की 3D ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन आते हैं कार्बन की 2p ऑर्बिटल में, तो वो जो बॉन्ड बनता है डी पाई पी पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो इन दोनों में दोनों ही वहाँ पे फेवरेबल हैं, दोनों ही होते हैं, पर दोनों के होने की वजह से जो बैक पाई बॉन्डिंग का नेचर होता है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। इसीलिए ये इस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जब मेटल इसको बैक पाई बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन दे देती है तो CR और C के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। फिर दूसरी साइड से जब ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन दे देती है तो C और O के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है और ये बॉन्ड टूट जाता है। इसीलिए वीक बैक पाई बॉन्डिंग इन केसेस में देखी जाती है। इसीलिए अगर इनको स्ट्रो कार्बिन से जब कंपेयर करेंगे तो CR/C की बॉन्ड लेंथ स्ट्रो कार्बिन में शॉर्ट मिलेगी दैन दैट ऑफ फिशर कार्बिन, बिकॉज स्ट्रो कार्बिन में जो बैक पाई बॉन्डिंग होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी दैन दैट ऑफ द फिशर कार्बिन। दिस इज ऑल अबाउट द बॉन्डिंग। नाउ वी डिस्कस द केमिकल रिएक्शन ऑफ द फिशर कार्बिन। केमिकल रिएक्शन अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला आता है पायरोलिसिस। पायरोलिसिस क्या होता है, ब्रेक डाउन होना होता है यहाँ पे फिशर कार्बन कॉम्प्लेक्सेस का इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो ये यहाँ पे एल्कीन या फिर रीअरेंज प्रोडक्ट ऑफ एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ये जो आपको कार्बिन कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये कार्बिन बॉन्ड है मेटल और कार्बन के बीच में, इसका ब्रेक डाउन हो जाता है ऑन हीटिंग। इसका ब्रेक डाउन होने के बाद यहाँ से एक हाइड्रोजन अगर रिमूव हो जाता है तो यहाँ पे एल्कीन का जनरेशन होता है, जिसको हम रीअरेंज प्रोडक्ट कहते हैं। सिंपली तो क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से फॉर्म होगा। ठीक है, लेकिन जब हीट कंटिन्यूसली करते रहेंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन डिसोशिएट हो जाता है, वो यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पे एक एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये तो एक रीअरेंज प्रोडक्ट बना, और एक क्या होता है डाइमराइज्ड प्रोडक्ट भी होता है। वहाँ पे एक मॉलिक्यूल तो कंपाउंड का प्रेजेंट नहीं होगा, बहुत सारे होंगे। जब ऐसे टूटेगा तो दूसरा भी क्रिएट होगा इस तरह से। वो दोनों जो होते हैं, ये दोनों, ये और ये वाला आपस में डाइमर का फॉर्मेशन कर लेगा, इस तरह से डाइमराइज्ड प्रोडक्ट बनेगा। दोनों तरह के प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन देता है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज रिएक्शन देता है। अगेन यहाँ पे जब इसका कार्बन और मेटल का बॉन्ड टूटेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पायरिडीन एनऑक्साइड DMSO सैरियम सेकेंड ऑक्साइड, ठीक है, फोर्थ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करते हैं, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे और साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच कर देंगे इस साइड, तो जिससे कि इसमें यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवा सकते हैं, बिकॉज मैंने बताया यहाँ पे जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर है बिकॉज ऑफ द हेटेरो एटम अटैचमेंट। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक कर रहा है, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पर अटैक करेंगे, ये मेटल का बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा
उसके बाद क्या होगा, इस नाइट्रोजन, जब ये नाइट्रोजन यहाँ अटैच हो जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा बिकॉज इसने अपने लोन पेयर दिए थे। इस पॉजिटिव चार्ज को कौन गेन कर लेगा, ये ऑक्सीजन जो है इस प्रोटॉन को गेन कर लेगा, तो इसका पॉजिटिव चार्ज जो है मेटल का वो ख़त्म हो जाएगा नाइट्रोजन का, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज को कैसे कम किया जाएगा कि ऑक्सीजन कार्बन के साथ जो बॉन्ड है वो उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपने साथ लेकर चला जाएगा, तो यहाँ पे मिथनॉल का फॉर्मेशन होगा। अब कार्बन पे वैलेंसी कम हो जाएगी, तो इसके लिए क्या होगा, जो क्रोमियम के ऊपर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे वो वापस से कार्बन की ऑर्बिटल में डोनेट कर दिए जाएंगे, जिससे Cr और C के बीच में डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। इस तरह से न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करता है, और आप देखोगे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो अगेन एक फिशर कार्बिन ही बन रही है, बिकॉज यहाँ पे अगेन जो आपका एक एटम लगा है, एक हेट्रो एटम OMe को रिप्लेस करके दूसरा हेट्रो एटम कंटेनिंग NMe यहाँ पे अटैच हुआ है। सो दिस इज अगेन अ फिशर कार्बिन, एक टाइप ऑफ फिशर कार्बिन से दूसरा टाइप ऑफ फिशर कार्बिन यहाँ पे प्रिपेयर किया गया है। अगर यहाँ पे हम कोई ऐसा एटम लेते, जैसे कोई कार्बन आयन लेते, R- अगर हम लेते, जैसे CH3- लेते, तो उस केस में जो है होता है यहाँ पे स्ट्रोक कार्बिन का फॉर्मेशन हो जाता है फ्रॉम द फिशर कार्बिन, ठीक है। इसमें मेटलेशन रिएक्शन भी हो सकता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक के थ्रू, जैसे हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है उसमें अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, विद द डिलोकलाइजेशन ऑफ हेट्रो एटम, तो उसमें मेटल साइकिल का फॉर्मेशन होगा। कैसे, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, इस पाई एंटी बॉन्डिंग ऑफ दिस कार्बन में ट्रांसफर करेगा, जिससे पाई बॉन्ड टूट जाएगा, और वो है कार्बन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा, अगेन मेटल पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे। उससे क्या होगा, यहाँ पे आप देखो ये इस तरह की पॉसिबिलिटी अराइज होगी। ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिए थे तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आया, इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए क्या करेगा, क्रोमियम अपना नेगेटिव चार्ज जो है वो कार्बन को देने की बजाय क्या करता है, जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट जिसका हमने अटैक कराया था उसके इस कार्बोनिल कार्बन को ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे क्या होगा, कार्बोनिल कार्बन को जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी तो कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जिससे ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज ओवरकम हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये वाली चीज़ यहाँ पे फॉर्म होगी, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है एक रिंग का फॉर्मेशन हो गया इस तरह के बॉन्ड मेकिंग से। अब क्या करेंगे, इसमें रीअरेंजमेंट होगा इस प्रोडक्ट में, और बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा, लेकिन इस तरह से होगा कि जो आपका नया वाला ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है वो मेटल के साथ अटैच रह जाएगा, और ये पुराने वाला जो OMe है ये इन द फॉर्म ऑफ एल्कीन बाहर चला जाएगा, ठीक है। कैसे, ये तो ये वाला ऑलरेडी इसके साथ अटैच था, हमारा रिएक्टेंट था, तो क्या करेंगे, रिएक्टेंट का जो बॉन्ड है मेटल का और इसका ब्रेक कर दिया जाएगा, और जो ये नया वाला सब्स्टिट्यूएंट जो अटैच हुआ है उसका और उस उसके और मेटल के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे OR की जगह पे यहाँ पे क्या बन गया है, हमारा ये वाला सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो गया है, सॉरी ये OMe पुराने वाला था, अब नया OR हमारा यहाँ पे ये वाला नया प्रोडक्ट बना है, ये भी क्या है, एक स्ट्रो कार्बिन ही फॉर्म हो रहा है। तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक में हम स्ट्रो कार्बिन से स्ट्रो कार्बिन को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, या फिर फिशर कार्बिन भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमारा न्यूक्लियोफाइल किस नेचर का है। यहाँ पे आपको एक और प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है जिसमें मेटल साइकिल का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे इस तरह का एल्कीन हमने लिया है, इन दोनों को इस तरह से रिएक्ट कराएंगे तो इस तरह का 4 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होगा। फिर इसका रीअरेंज प्रोडक्ट क्या होता है कि इसमें रिडक्टिव एलिमिनेशन करा देते हैं, ये वाला आइटम इसके साथ रिलीज हो जाएगा रिडक्टिव एलिमेंट में, और साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये रिएक्शन दे सकता है लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है। इसमें क्या होता है, मेटल के पास अदर लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, वो किसी एक्सटर्नल लिगेंड से अपने आप को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। यहाँ पे 2 आयोडीन ऐड होंगे तो एक कार्बोनिल जो कि 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है। यहाँ पे Pr3 इज अगेन 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, तो यहाँ पे एक कार्बोनिल जो है वो इससे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। इस तरह का जो इसके पास एटम प्रेजेंट है वो भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिएक्शंस ऑफ द फिशर कार्बन कॉम्प्लेक्सेस। अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रो कार्बन कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। स्ट्रो कार्बन कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, पहला ये मेथड देखते हैं। सो वी कैन प्रिपेयर इट बाय द डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन में क्या होगा, हम इसमें नॉर्मल हमारा कोई कंपाउंड होगा, ट्रांजिशन मेटल एल्काइल कंपाउंड, उसका हम किसी बेस की प्रेजेंस में एब्स्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोन कराएंगे। जैसे ये आपका ट्रांजिशन मेटल एल्काइल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, टेंटेलियम बेस्ड। NP इज़ अ न्यूपेंटेन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका जो H एक ग्रुप है, NP एक लिगेंड को हमने खोल के लिखा हुआ है यहाँ पे, उसमें जो
मेटल से अल्फा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है उसको हमारा बेस जो होता है एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। जब बेस एब्स्ट्रैक्ट करता है तो वो नेगेटिव चार्ज उस कार्बन पे लीव करके जाता है। वो कार्बन क्या करता है, मेटल की वैकेंट ऑर्बिटल में उस नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करा देता है, जिससे उस कार्बन अल्फा कार्बन और मेटल के बीच में डबल बॉन्ड अराइज हो जाता है। और मेटल और कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड अराइज होता है तो वो आपका कार्बन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब ये स्ट्रोक कार्बन क्यों बना, बिकॉज इस कार्बन के साथ जो एटम लगे हैं वो सिंपल आर हैं, ठीक है, एक साइड एच लगा है और एक साइड आपका CmB3 लगा है। दैट्स वाई ये जो कार्बन प्रिपेयर हुआ है ये स्ट्रोक कार्बन प्रिपेयर हुआ है। हमने जब फिशर कार्बन बनाया था तब भी अल्फा हाइड्राइड एब्स्ट्रैक्शन से फिशर कार्बन बनाया था, लेकिन वहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो रहे थे वो हेटेरोएटम थे, इसीलिए वो फिशर कार्बन था। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसमें क्या हो सकता है कि फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ मेटल हाइड्राइड एंड कार्बोनिल कंपाउंड्स, जो आपका मेटल हाइड्राइड है और कार्बोनिल कंपाउंड है उसका इंटरेक्शन कराने से भी इसको प्रिपेयर किया जा सकता है। दिस इज योर कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। इसका जब हम मेटल हाइड्राइड के साथ ZrHH CP, दिस इज मेटल हाइड्राइड, मतलब मेटल और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है तो इसको मेटल हाइड्राइड कहते हैं। इसका जब एडिशन इंसर्शन रिएक्शन कराया जाएगा कार्बोनिल कंपाउंड पे तब भी हम इसको प्रिपेयर किया कर सकते हैं। ये क्या होता है, सिंपल इंसर्शन रिएक्शन है। हाइड्रोजन जो होता है इधर ऐड हो जाएगा और जिरकोनियम जो मेटल एटम है वो इधर अटैच होगी। मेटल जो होता है वो लास्ट सब्सटीट्यूटेड साइड पे अटैक होगा तो इधर अटैक होगा, बिकॉज मेटल के साथ दूसरे और लिगेंड भी है, जिसकी वजह से अगर ये यहाँ पे अटैच करता तो स्टेरिक क्राउडिंग इंक्रीज हो जाती, बिकॉज मेटल के साथ भी अदर स्पेक्टेटर लिगेंड प्रेजेंट थे। तो ये ऑलवेज टर्मिनल एंड पे अटैक करता है मेटल, और इसका जो हाइड्रोजन ग्रुप होता है वो इस बीच वाली स्टेट में एंटर करता है, ठीक है। तो जब ये एंटर करेगा इस तरह से तो यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड था ये ब्रेक हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में, और इधर आपका H लग जाएगा, सॉरी इधर आपका ZR लग जाएगा और इधर आपका H लग जाएगा। तो इससे भी यहाँ पे प्रिपरेशन हो रहा है मेटल और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का, यानी यहाँ पे कार्बन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है इन दिस मैनर। फ्रॉम द डायज़ोमीथेन को मैंने अभी आपको बताया था, CH2N2 को जब हम सनलाइट में रिएक्ट कराते हैं तो ये यहाँ से कार्बन लिगेंड को जनरेट करता है। ये कार्बन लिगेंड हमारे इस कंपाउंड के ऊपर जाके अटैक करता है, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन डोनर को रिप्लेस कर देगा, बिकॉज ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर कमिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ से जो ऑलरेडी प्रेजेंट कंपाउंड है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड PR3 को रिमूव करके CH2 जो है, जो कि डायज़ोमीथेन से क्रिएट हुआ है, बॉन्ड का फॉर्मेशन करा लेता है और प्रिपरेशन ऑफ कार्बन करता है। नेक्स्ट हम बात करें स्ट्रक्चर के बारे में, तो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि इसके स्ट्रक्चर को बहुत सारे टेक्निक IR, NMR, एक्स-रे डिफ्रेक्शन, न्यूट्रॉन डिफ्रेक्शन से स्टडी कर सकते हैं हम। और यहाँ पे एक डायग्राम को, एक स्ट्रक्चर को यहाँ पे डिस्कस किया गया है, दैट इज टेंटेलम बेस्ड कॉम्प्लेक्स, जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि 2 CP रिंग प्रेजेंट है, एक मिथाइल लिगेंड प्रेजेंट है और एक आपका CH2 कार्बन लिगेंड प्रेजेंट है। जो TA और CH2 के बीच की डिस्टेंस है दैट 2.026, जो कि कम है हमने जो फिशर कार्बन में जो मेटल और कार्बन के बीच की डिस्टेंस देखी थी उससे। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे बैक पाई बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे कोई फर्दर हेटेरोएटम प्रेजेंट नहीं है, तो ये डबल बॉन्ड ज़्यादा अच्छा बनता है, जिसकी वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा शॉर्ट आती है। फिर आप देख रहे हो कि बाकी जो CP रिंग्स है और जो आपका ये सामने सामने लिगेंड है, इनकी बॉन्ड लेंथ डिफरेंट है, ये 2.10 है, 2.246 है। यहाँ पे जो होता है इस लिगेंड के पास में पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो और पाई एंटी बॉन्डिंग भी प्रेजेंट होती है, तो ये मेटल के साथ डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो कर सकते हैं, इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ जो होती है वो भी शॉर्ट होती है। और यहाँ पे ओनली सिग्मा स्टार अवेलेबल है, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड रहता है, इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, 2.24। अब आप देखोगे 2 CP रिंग्स है, 2 CP रिंग में इस CP रिंग का मेटल से डिस्टेंस 2.10 का है, लेकिन इस CP का डिस्टेंस 135, बहुत ज़्यादा है ये, और ये बहुत कम है। उसका रीज़न क्या है कि इसके जो ट्रांस पोजिशन पे जो लिगेंड लगा है वो कार्बन लिगेंड है। कार्बन लिगेंड क्या करता है, मेटल से सारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेता है, इस डायरेक्शन वाली सारी ऑर्बिटल से, जिसकी वजह से इस CP को देने के लिए इस मेटल के पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचते हैं। दैट्स वाई इस CP और TA में भी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और 135.7 इसकी डिस्टेंस होती है। लेकिन इस ये वाली जो होती है 6 पोजीशन पे प्रेजेंट होती है, तो इसकी बैक पाई बॉन्डिंग पे कोई असर नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे आराम से TA और CP के बीच में इंटरेक्शन होगा, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ इसका शॉर्ट होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है। अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है या फिर आपका लिगेंड जो अटैच है, जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है,
वो बैक पाई बॉन्डिंग ज़्यादा शो करता है, तो उसके जस्ट ट्रांस पोजिशन पे जो एटम होगा जो कि पाई एक्सेप्टर नहीं है, उसकी बॉन्ड लेंथ ऑलवेज अनयूजुअली लार्जर होगी, बिकॉज वो उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सारी की सारी क्या होता है, मेटल जो होता है, मेटल से सारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो पाई एक्सेप्टर लिगेंड खींच लेता है, जिससे उस सामने वाले लिगेंड और मेटल का बॉन्ड जो होता है वो वीक हो जाता है, और वीक होने से उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है। अब बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बॉन्डिंग में क्या होता है, इसका आपको बताया था, ट्रिपलेट कार्बिन जो होती है यहाँ पे प्रेजेंट होता है एज ए लिगेंड। तो यहाँ पे जो ट्रिपलेट कार्बिन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है और एक इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। तो क्या होता है, सिंगली ऑक्यूपाइड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन ओवरलैप करती है विद द सिंगली ऑक्यूपाइड हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द मेटल। उससे और इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे उस फिशर कार्बिन में, श्रो कार्बिन में क्या हो रहा, सॉरी फिशर कार्बिन में मेटल की वैकेंट ऑर्बिटल ओवरलैप कर रही थी कार्बन कार्बन के साथ, यहाँ पे मेटल की सिंगली फिल्ड ऑर्बिटल ओवरलैप कर रही है कार्बन की सिंगली ऑक्यूपाइड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से, और एक mc सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे इसकी p ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसकी p एटॉमिक ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल मेटल की सिंगली डी फिल्ड ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप करती है, और एक मेटल सी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये सी पाई बॉन्ड बन रहा है, सी पाई बैक बॉन्ड नहीं है, बिकॉज यहाँ पे पाई बॉन्ड जो फॉर्म हो रहा है इसमें कार्बन का भी और मेटल का दोनों का जो है रोल है, दोनों के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, तो ये नॉर्मल mc पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और फिशर कार्बिन में mc बैक पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। इसीलिए पाई बॉन्ड जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बैक पाई बॉन्ड के, बिकॉज बैक पाई बॉन्ड में एक्सटेंड जो होता है वेरी करता है कि बैक पाई बॉन्डिंग का एक्सटेंड कितना होगा, लेकिन पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, इसीलिए जो mc बॉन्ड है यहाँ पे वो ज़्यादा शॉर्टर होता है कंपैरेटिवली फिशर कार्बिन के। ठीक है, इसके बाद जो श्रो कार्बिन्स होती हैं उसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बन गया। जो मेटल और कार्बन का मैं आपको बता चुकी हूँ कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस होने के बजाय कार्बन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेता है, इसलिए वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। जो यहाँ पे जो मेटल लगी हुई है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर होती है, मतलब कि उसमें लेस देन 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। उसकी वजह से मेटल के पास क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड साइड जो होती है वो उसमें स्पेस अवेलेबल होता है। तो उससे होता क्या है कि जो कार्बन कार्बन का हाइड्रोजन एटम था, जो कार्बन कार्बन से जो सब्सटीट्यूएंट हाइड्रोजन लगा हुआ है, CH जो बॉन्ड बना हुआ है, मेटल के पास स्पेस अवेलेबल होने की वजह से उस मेटल ऑर्बिटल और उस CH बॉन्ड के बीच में, उस हाइड्रोजन के बीच में इंटरेक्शन होता है, जिसको हम एगोस्टिक इंटरेक्शन कहते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन और कार्बन का जो बॉन्ड है वो डोनेट करता है अपने इलेक्ट्रॉन इनटू द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल एटम। ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो C और H का जो कोवेलेंट बॉन्ड था, दो इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड था, वो क्या होता है, वीक होने लग जाता है, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल की वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर करता है, तो CH जो बॉन्ड है वो वीक हो जाता है, बॉन्ड लेंथ उसकी बढ़ जाती है, और मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड जो होता है वो और भी शॉर्टर हो जाता है, बिकॉज ये इसके टुवार्ड्स मूव कर जाता है। तो यहाँ पे जो 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स को गेन करता है, फिर यहाँ से रिसीव करने के बाद इलेक्ट्रॉन, CH बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन रिसीव करने के बाद ये अपनी जो डेफिशिएंसी इन इलेक्ट्रॉन्स थी उसको ओवरकम करने की कोशिश करता है। जो एकोस्टिक इंटरेक्शन है वो सिर्फ फिशर टाइप, जो स्ट्रोक टाइप कार्बन है उसी में होती है, फिशर टाइप पे वो नहीं होती। फिशर टाइप में इसलिए नहीं होती कि क्योंकि वहाँ पे जो मेटल है वो एक तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। दूसरा, वहाँ पे जो होता है कि जो मेटल होती है उसमें फिल्ड डी पाई ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। जो लेटर ट्रांजिशन मेटल होती है वो फिशर टाइप कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करती है, उसमें जो मेटल में जो डी ऑर्बिटल्स होती हैं वो ऑलरेडी फिल्ड होती हैं, तो उसमें स्पेस अवेलेबल नहीं है कि वो जो कार्बिन का जो बॉन्ड है उससे इलेक्ट्रॉन गेन कर सके। लेकिन इन केस ऑफ स्ट्रोक कार्बिन जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उस पर स्पेस अवेलेबल, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को वो गेन कर लेगी। अब इस अकोस्टिक इंटरेक्शन से इस कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस आता है, तो इसमें क्या होता है, ये आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है श्रो कार्बन कॉम्प्लेक्स और फिशर कार्बन कॉम्प्लेक्स में। जो प्रोटॉन है उसका केमिकल शिफ्ट जो होता है वो चेंज हो जाता है, वो लो फील्ड की, सॉरी हाई फील्ड की तरफ मूव कर जाता है। हाई फील्ड की तरफ क्यों मूव करता है, जो ये प्रोटॉन है ये मेटल के कांटेक्ट में आ जाता है, मेटल के पास टुवर्ड्स बैंड हो जाता है। मेटल क्या होता है, मेटल पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये हाइड्रोजन क्या होता है, मेटल और हाइड्रोजन में भी जो हाइड्रोजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो मेटल से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को खींचने लगता है अपनी तरफ। ठीक है, तो जिससे क्या होता है कि इस हाइड्रोजन पे शील्डिंग हो जाती है, और उस शील्डिंग जब भी होती है तो जो आपका केमिकल शिफ्ट है वो टुवार्ड्स द
TMS वैल्यू के टुवार्ड्स मूव करने लग जाती है, या लेस देन TMS वैल्यू भी हो जाती है, नेगेटिव में भी चली जाती है। तो यही रीज़न है कि जो प्रोटॉन होता है स्ट्रो कार्बिन्स में, उसका जो प्रोटॉन NMR में जो केमिकल शिफ्ट आती है वो नेगेटिव वैल्यू आती है, और आपका फिशर कार्बिन में ये वैल्यू जो होती है हाईली पॉजिटिव होती है, और +12 चार्ज पे लाई करता है, केमिकल शिफ्ट होती है। वहीं पे कपलिंग कांस्टेंट होता है वो लोअर हो जाता है स्ट्रो कार्बिन कॉम्प्लेक्स में ड्यू टू द एगोस्टिक इंटरेक्शन, जिसकी वैल्यू 75 to 100 हर्ट्ज आती है। फिशर कार्बिन में एगोस्टिक इंटरेक्शन नहीं होती तो इसकी जे वैल्यू भी ज़्यादा होती है, 105 to 130 हर्ट्ज। स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ CH बॉन्ड की अगर हम बात करें तो ये स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी काफ़ी कम आती है, 2500 सेंटीमीटर आती है इन केस ऑफ स्ट्रो कार्बिन, और ये 3000 के आसपास आती है इन द फिशर कार्बिन। कम क्यों हो जाती है? बिकॉज जब CH बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन मेटल को ट्रांसफर कर देता है तो CH बॉन्ड वीक हो जाता है। वीक बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है? बढ़ जाती है। और आपको पता है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर होती है। तो बॉन्ड लेंथ जब बढ़ेगी तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी? डायरेक्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इसीलिए स्ट्रो कार्बिन में स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ CH बॉन्ड कम आती है दैन दैट ऑफ फिशर कार्बिन। नाउ वी टॉक अबाउट द केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन हम देखते हैं तो ये सबसे पहले आपको पता है कि ये जो कार्बन है वो न्यूक्लियोफिलिक in नेचर है, तो वो किसी लेविस एसिड के साथ आसानी से अटैक कर सकता है। यहाँ पे लेविस एसिड जो डाइमर ऑफ एल्यूमिनियम है वो यूज़ किया गया है। तो ये यहाँ पे इस एल्यूमिनियम की वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देती है, जिससे टेंटेलम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और C के साथ में एल्यूमिनियम अटैच हो जाता है। एल्यूमिनियम जब इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेता है इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस तरह से ये अटैक करवाता है एसिड्स को अपने ऊपर, because carbon is nucleophilic in nature. नेक्स्ट इट कैन बी रिएक्ट विद द कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट कैसे करता है? बिकॉज मैंने आपको बताया था इसका जो स्ट्रक्चर होता है विटिंग रिएजेंट जैसा होता है। विटिंग रिएजेंट कैसे होता है? ऐसे होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है, तो मेटल पॉजिटिव चार्ज गेन कर सकती है अगर इस बॉन्ड को ब्रेक किया जाए, और कार्बन नेगेटिव चार्ज गेन करेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से भी एग्जिस्ट करता है, इसका ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। ये कैसे काम करता है? विटिंग रिएजेंट कैसे काम करता है अगर इसकी बात करूँ तो मैं, ये इस तरह से होता है, और मेटल यहाँ पे अटैक करेगी और जो CH2 है वो यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। ये इस तरह से होता है। ये इस तरह से यहाँ पे 4 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। 4 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हो जाने के बाद क्या होता है? बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। अब जो बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है उसमें क्या होता है? कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाता है, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस का बॉन्ड डबल बॉन्ड बन जाता है, और जो फॉस्फोरस के साथ जो लिगेंड था वो कार्बोनिल कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? कार्बोनिल कंपाउंड का विटिंग रिएजेंट क्या करता है? उसको कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन कर देता है, C डबल बॉन्ड O को कन्वर्ट कर देता है C डबल बॉन्ड C में। ठीक है, वही काम जो है आपका जो स्ट्रो कार्बिन है वो भी यही काम करेगी। स्ट्रो कार्बिन में भी आपको दिखाई दे रहा है मेटल और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो ये मेटल और कार्बन का डबल बॉन्ड कैसे लाई कर सकता है? इसको तोड़ेंगे तो मेटल पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा, कार्बन नेगेटिव चार्ज गेन करेगा। अब ये क्या करेगा? इसके साथ यहाँ पे इस तरह से टेंटेलम, यहाँ पे मैं लिखती हूँ CH यूनिट, और ये आपका टेंटेलम वाला पार्ट है। इस तरह से ये भी 4 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करेगा। CO टेंटेलम, टेंटेलम के साथ ये ग्रुप प्रेजेंट था CH, और इसके साथ फर्दर लिगेंड था Me। ये इस तरह से 4 मेंबर्ड का फॉर्मेशन होगा। अब क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा। कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑलरेडी था तो इस बार ये टूट जाएगा। टेंटेलम और C का बॉन्ड पहले प्रेजेंट था तो ये टूट जाएगा। इस तरह से C और C का नया बॉन्ड बन जाएगा और टेंटेलम और ऑक्सीजन का नया बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका कार्बोनिल जो है वो कन्वर्ट हो गया C डबल बॉन्ड C में। तो रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड कराने का काम करता है, जैसे कि विटिंग रिएजेंट करता है वैसे। ठीक है, बल्कि ये ज़्यादा सुपीरियर होता है दैन दैट ऑफ विटिंग रिएजेंट्स। जो विटिंग रिएजेंट है वो एल्डिहाइड और कीटोन का ही जो होता है कार्बोनिल ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ पाता है, बाकी किसी जैसे एसिड क्लोराइड हो गया, इलेक्ट्रॉन्स होगा, उस पर वो रिएक्ट नहीं करता। जबकि आपका जो श्रो कार्बिन है वो एल्डिहाइड कीटोन के साथ साथ में इलेक्ट्रॉन्स एसिड क्लोराइड के कार्बोनिल पे भी अटैक कर सकती है, तो इसकी एडवांटेजेस ज़्यादा है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं आपके एज अ रिएक्टेंट, और आपका जो आपका ये है, ये आपका स्ट्रो कार्बिन है, और ये इसको कन्वर्ट कैसे करेगा? इसके साथ ये वाला जो पार्ट है ऑक्सीजन की जगह पे वो वाला पार्ट जाके कार्बन से अटैच हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसमें ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है तो ये वाला पार्ट जो है जाके इस कार्बन से डबल बॉन्ड के साथ अटैच हो जाएगा और ऑक्सीजन और टेंटेलम का डबल बॉन्ड बन जाएगा। इस तरह से मैकेनिज्म को बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये ध्यान रखो कि जो कार्बन है वो जाके कार्बोनिल कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो मेटल के साथ जाके अटैच हो जाएगी। नेक्स्ट रिएक्शन विद ऑर्गेनिक हैलाइड, ये रिएक्ट कर सकता है, जैसे ये ऑर्गेनिक हैलाइड आपका
इसमें क्या करता है, ये अगेन पॉजिटिव नेगेटिव में टूट जाएगा। बॉन्ड नेगेटिव जो है वो सेलेनियम की वैकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, जिससे सेलेनियम और Br का बॉन्ड टूट जाएगा और इस तरह से आपका कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, इस तरह से, ठीक है। अब टेंटेलम पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, इसको कैसे कम कर सकते हैं, जो Br नेगेटिव निकला है वो यहाँ पे जाके टेंटेलम को इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पे Br भी फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हैलाइड्स के साथ ये रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें रिएक्शन विद द PR3 क्या करेगा, अगेन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे होगा। यहाँ पे आपको श्रो कार्बिन का एग्जांपल है। PR3 क्या करता है, PR3 इंसर्ट हो जाएगा और यहाँ से श्रो कार्बिन जो लीगेंड है, कार्बिन लीगेंड है, वो रिलीज हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। नेक्स्ट रिएक्शन विद अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड पे रिएक्शन दे सकता है, जिससे साइकिल मेटल साइकिल का फॉर्मेशन होगा। ये आपको ये आपका श्रो कार्बिन है, ठीक है। ये एल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा। एल्कीन के साथ जब रिएक्ट करता है तो इस तरह से रिएक्ट करेगा, ठीक है। ये यहाँ पे 4 मेंबर्ड रिंग का इस तरह से फॉर्मेशन कर लेंगे। ये 4 मेंबर्ड रिंग ये भी प्रोडक्ट की फॉर्म में रह सकता है, ये फर्दर रीअरेंज भी हो सकता है, या तो रिडक्टिव एलिमिनेशन दे सकता है मेटल से। ये दो जो बॉन्ड बन रहे हैं दोनों आपस में टूट जाएंगे मेटल से और आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, तो इस तरह से रिडक्टिव प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। या फिर यहाँ पे जो बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है मेटल के साथ में, उसका प्रोटॉन जो है ये वाला बीटा हाइड्रोजन, इसका कोई बेस जो होता है एब्स्ट्रक्शन कर लेगा, जिससे यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन भी हो सकता है, जिससे अलाइल का फॉर्मेशन होगा। या फिर क्या होता है, एक्सचेंज होगा, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा। जो बॉन्ड पुराना था वो टूट जाएगा मेटल के साथ में, ये पुराना बॉन्ड था, ये वाला पुराना बॉन्ड था, अब क्या होगा, ये तो टूट जाएगा और नए वाला आर जो है मेटल के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। अल्काइल का एक्सचेंज हुआ है यहाँ पे, तो इस तरह से ये वेरियस रीअरेंज प्रोडक्ट दे सकता है। नेक्स्ट होता है रिएक्शन विद एसिड्स। रिएक्शन एसिड के साथ रिएक्शन कर सकता है, मैंने अभी बताया ये न्यूक्लियोफिलिक in नेचर है, तो HCl के साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज H पॉजिटिव को गेन कर लेगा। टेंटेलम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, टेंटेलम पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो जो क्लोराइड निकला था वो टेंटेलम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इस तरह से कंपाउंड का फॉर्मेशन कराएगा। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ टेबेज रिएजेंट। टेबेज रिएजेंट कैसे प्रिपेयर होगा, तो इसके लिए स्टार्टिंग मटेरियल लिया जाता है Cp2Cl2Ti। इसको जब एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाता है AlMe3 के साथ में, तो ये क्या करता है, यहाँ पे जाके मिथाइल ग्रुप को अटैच करा देता है और क्लोराइड ग्रुप रिमूव हो जाता है। मिथाइल ग्रुप जब अटैच होता है तो इन द प्रेजेंस ऑफ अगेन ये जो Al था, इसने एक Me को गेन कर लिया, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये बिहेव करेगा एज ए बेस। तो ये Me जो क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा इस टाइटेनियम से बेस्ड जो मिथाइल ग्रुप लगा है उससे एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, जिससे CH2 के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यानी ये सिंपल अल्फा एब्स्ट्रैक्शन हो रहा है, अल्फा हाइड्राइड एब्स्ट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे, जो कि हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन में देखा था। तो कार्बन और टाइटेनियम के बीच में डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, एक आपका कार्बन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। यहाँ पे देखिए, पहले तो ये इंटरमीडिएट बना हुआ जिसको टेबेज रिएजेंट कहते हैं। जब ये CH3CO4 की फॉर्म में निकल जाएगा यहाँ से, तो AlM जो है, ये जो कार्बन आयन जनरेट होगा इसके साथ एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड बना लेगा और एल्यूमिनियम इस Cl के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो इस तरह से आपका टेबेज रिएजेंट बनेगा। अब इससे श्रो कार्बिन कैसे बन सकती है, सिंपली क्या होगा, यहाँ से ये वाला बॉन्ड जो है टूट जाएगा और ये TiCH2 के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। ये वाला जो आपका बन गया टेबेज रिएजेंट ये है। अब क्या होगा कि एल्यूमिनियम और CH2 का बॉन्ड टूट के यहाँ पे डबल बॉन्ड और TiC का बॉन्ड टूट के एल्यूमिनियम के साथ चला जाएगा, तो ये आपका श्रो कार्बिन प्रिपेयर हो गया। ये श्रो कार्बिन पिटिक रिएजेंट की तरह कार्बोनिल कंपाउंड पे रिएक्ट करेगा और उनका रिडक्शन कराएगा। ये जो मैं आपको अभी मैकेनिज्म बता रही थी उसका मैकेनिज्म भी है, फिटिंग रिएजेंट की तरह कैसे काम करता है। ये जो है इसके साथ 4 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन करेगा, ये 4 मेंबर्ड रिंग बन गया। 4 मेंबर्ड रिंग के बाद में रीअरेंजमेंट होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, ऑलरेडी बॉन्ड जो होता है वो टूट जाएगा, नया वाला बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और इस तरह से आपका कंपाउंड प्रिपेयर होगा। ये ओवर द विटिक रिएजेंट, इसके एडवांटेजेस मैंने अभी आपको बताया। एक तो ये मोर एफिशिएंटली कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करता है, अदर देन द एल्डिहाइड कीटोन, ये एसिड क्लोराइड इलेक्ट्रॉन को अमाइड को भी रिड्यूस कर देता है। इसके अलावा जो कार्बन के ऊपर जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है उसको ये डिस्टर्ब नहीं करता, रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन करके रखता है। जबकि अब विटिक रिएजेंट यूज़ करते हैं तो उससे उसकी रिटेंशन नहीं रहती, स्टीरियोकेमिस्ट्री में वो डिस्टर्ब हो जाती है। ये इसके एडवांटेजेस है ओवर द विटिक रिएजेंट। This is all about the transition metal श्रो कार्बिन complexes. So आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कार्बिन
कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, मेटल और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। कार्बन लीगेंड क्या होता है, हमने वो डिस्कस किया। सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बन लीगेंड होता है, वो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। उसमें हमने दो टाइप देखे थे। अगर सिंगलेट डोनेट करता है मेटल को तो जो है आपकी फिशर कार्बन बनती है, और अगर ट्रिपलेट कार्बन लीगेंड डोनेट करता है तो स्ट्रो कार्बन का फॉर्मेशन होता है। दोनों के हमने अलग अलग से उनकी कैरेक्टरिस्टिक देखी, फिर हमने उनके स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग देखे, एंड लास्ट में हमने उनकी केमिकल रिएक्शंस देखी। So this topic is complete from my side. I hope you will understand this. Thank you.